हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिवा ज्ञान पाठशाला में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन भी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी बीएससी सेकेंड सेमेस्टर में हैं और जूलॉजी के पेपर को लेकर थोड़ी सी भी टेंशन में हैं, तो आज अपनी सारी टेंशन को डस्टबिन में डाल दीजिए, क्योंकि आज हम क्लियर करने वाले हैं यूनिट 6, जिसका नाम है सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन। ठीक है, का पूरा सुपड़ा साफ इस एक वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टॉप 75 PIMP MCQ जो सीधे आपके एग्जाम में छपने वाले हैं। जी हाँ, थंबनेल पर बिल्कुल सही देखा आपने, 75 में से 75 नंबर पक्के। अगर आज की क्लास पूरी देख ली तो इस यूनिट से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर सर्कुलेशन एंड एक्सक्रिएशन में तो इतने सारे कंसेप्ट हैं, हार्ट, ब्लड वेसल्स, नेफ्रॉन, किडनी, इतने कम समय में सब तैयार कैसे होगा? तो बस स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। मैंने पिछले 5 सालों के पेपर्स को खंगाल कर ये 75 मास्टर क्वेश्चन तैयार किए हैं। कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और सीधा सटीक आंसर भी मिलेगा। तो बिना एक सेकंड बर्बाद किए अपनी पेन और नोटबुक उठा लीजिए। ठीक है दोस्तों, चाहे आप दुनिया के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आपका इस बार बीएससी सेकंड सेमेस्टर है और आपका सब्जेक्ट जूलॉजी है और आपका MCQ बेस पेपर होना है, तो वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि किसी प्रकार का कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो या नेक्स्ट यूनिट का वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और हाँ दोस्तों, 50 लाइक का टारगेट मेरा रहता है। 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट होता है तो आपको नेक्स्ट यूनिट प्राप्त होता है। ठीक है, इससे पहले यूनिट 5 तक का वीडियो हम करा चुके हैं। यदि अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो कृपया करके पहले यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 देखिए, इसके बाद ये यूनिट 6 देखिए। इसी प्रकार से यूनिट 8 तक का आपका सिलेबस है। ठीक है, तो 2 यूनिट और बचा हुआ है। इस पर जैसे ही 50 लाइक का टारगेट कंप्लीट होगा आपको यूनिट 7 प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का दमदार सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है कि नंबर ऑफ चेंबर इन ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, इसे आपको बताना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन सी, यानी कि 4 चेंबर्ड होते हैं। कितने? 4 चेंबर्ड होते हैं। 2 ऊपरी भाग जिन्हें आलिन कहते हैं और 2 निचले भाग जिन्हें नीलय यानी कि वेंट्रिकल्स कहते हैं। यह शुद्ध और अशुद्ध रक्त को आपस में मिलने से रोकने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि अल्ट्राफिकेशन अकर्स इन, यानी कि अल्ट्राफिकेशन कहाँ होता है? तो जो अल्ट्राफिकेशन है प्यारे विद्यार्थियों, वो क्या होता है? बोमैन कैप्सूल्स में होता है। कहाँ? बोमैन कैप्सूल में, यानी कि किडनी के नेफ्रॉन में स्थित बोमैन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस के मिलने से मालपिघियन बॉडी बनती है, जहाँ रक्त को उच्च दबाव पर छाना जाता है। इस प्रक्रिया को अल्ट्राफिकेशन के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों कि नेफ्रॉन इज कंसर्न्ड विथ, यानी कि नेफ्रॉन किससे संबंधित है? तो जो नेफ्रॉन है वो किससे संबंधित है? तो किडनी से संबंधित है। किससे संबंधित है प्यारे विद्यार्थियों? किडनी से। ठीक है, यानी कि नेफ्रॉन गुर्दे या ब्रिक की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई यानी कि फंक्शनल यूनिट है, जो रक्त को छानने और जो यूरिन होता है, मूत्र होता है, उसका निर्माण कार्य में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि विच वन ऑफ द, क्या कह रहा है दोस्तों? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्रिएटरी ऑर्गन, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हिपेटो पैनक्रियाज, यानी कि गुर्दा, त्वचा और फेफड़े मानव शरीर में उत्सर्जी अंग हैं, जो क्रमशः यूरिया, पसीना और CO2 बाहर निकालते हैं। हेप्टो पैनक्रियाज मुख्य रूप से अकशेरुकी जीवों यानी कि इनवर्टिब्रेट्स में पाचन अंग के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि नॉर्मल सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, सामान्य सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें बी बिल्कुल करेक्ट होगा। कितना होगा? बी, 120/80 mmHg, यानी कि एक स्वस्थ मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है, जहां 120 सिस्टोलिक हृदय के सिकुड़ने का दबाव और 80 जो होता है डायस्टोलिक यानी कि हृदय के फैलने का दबाव को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 6 करा कि पेस मेकर ऑफ हार्ट इज कॉल्ड, हृदय का पेस मेकर क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। SA नोड, क्या होगा? SA नोड, जिसका फुल फॉर्म होता है सिनोट्रियल नोड, को हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर कहा जाता है। यह दाहिने अलिंद की दीवार पर स्थित होता है और हृदय की धड़कन शुरू करने के लिए क्या करता है प्यारे विद्यार्थियों? हृदय की धड़कन शुरू करने के लिए विद्युत आवेग पैदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 करा कि स्फेग्मोमैनोमीटर मेजर्स, यानी कि स्फेग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड प्रेशर। क्या मापता है प्यारे विद्यार्थियों? ब्लड प्रेशर, यानी कि वह चिकित्सा उपकरण जिसका उपयोग धमनियों में रक्त के दबाव यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि पोडोसाइट सेल आर फाउंड इन, पोडोसाइट कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये किडनी में पाई जाती है। कहाँ? किडनी में।
यानी कि विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं पोडोसाइट जो होती हैं, जो नेफ्रॉन के बोमेन कैप्सूल की आंतरिक दीवार में पाई जाती है। छानने की प्रक्रिया यानी कि फिल्ट्रेशन शीट्स में मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, करेक्ट विच विटामिन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विटामिन के। विटामिन के लीवर में प्रोथ्रोम्बिन जैसा थक्का जमाने वाले कारकों यानी कि क्लोटिंग फैक्टर के निर्माण के लिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, कराया कि प्लेटलेट्स आर डिस्ट्रॉयड इन, यानी कि प्लेटलेट्स का विनाश कहाँ होता है? तो इसका विनाश जो है दोस्तों वो स्प्लीन में होता है। कहाँ होता है? स्प्लीन में। पुरानी और क्षतिग्रस्त प्लेटलेट्स और लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी को मुख्य रूप से प्लीहा में नष्ट किया जाता है, इसलिए प्लीहा को रक्त कोशिकाओं का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, कहा है कि इनर लेयर ऑफ द हार्ट इज नोन एज, हृदय की आंतरिक परत क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है एंडोमेट्रियम। क्या कहलाती है? एंडोमेट्रियम। हृदय की दीवार में 3 परतें होती हैं। परत बाहरी परत को एपिकार्डियम, मध्य पेशीय परत को मायोमार्टियम कार्डियम और सबसे आंतरिक परत को एंडोकार्डियम के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, करा है कि रेड कलर ऑफ द ब्लड इज ड्यू टू, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। सबको पता होगा, ठीक है। यानी कि आरबीसी में लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नामक एक आयरन युक्त प्रोटीन पाया जाता है जो ऑक्सीजन से जुड़कर रक्त को चमकीला लाल रंग प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 13, करा कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट ब्लड ग्रुप इज, सार्वभौमिक ग्राही रक्त समूह कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ए बी है। कौन है? ए बी रक्त समूह वाले व्यक्तियों के प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, इसलिए किसी भी अन्य ब्लड ग्रुप जैसे ए बी ओ से बिना किसी रिएक्शन से प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, करेक्ट डिफिशियंसी ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड, प्लेटलेट्स की कमी क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। ठीक है, रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य से कम हो जाने की स्थिति को थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या पेनिया कहा जाता है, जिससे शरीर में आंतरिक या बाहरी ब्लीडिंग का खतरा बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, करा कि प्रिवेशन ऑफ ब्लड लॉस इज कॉल्ड, रक्तस्राव को रोकने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोस्टेसिस। क्या? हीमोस्टेसिस। ठीक है, चोट लगने पर रक्त वाहिकाओं से होने वाले रक्तस्राव को रोकने या थक्का जमने की पूरी शारीरिक प्रक्रिया को ही हीमोस्टेसिस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, करेक्ट विच पार्ट ऑफ द हार्ट रिसेसिव प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स, हृदय का कौन सा भाग फेफड़ों से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल, यानी कि बायां आलिंद। फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त जो होता है यानी कि पल्मोनरी वेंस यानी कि पल्मोनरी शिराओं के माध्यम से सबसे पहले हृदय के बायां आलिंद यानी कि लेफ्ट आर्टरियम में पहुंचता है। क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि एवरेज पीएच ऑफ ब्लड इज, रक्त का औसत पीएच कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 7.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है यूरिया इज ट्रांसपोर्टेड बाय, यूरिया का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड प्लाज्मा। यानी कि लीवर में बनने वाला यूरिया पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है, इसलिए इसका परिवहन रक्त के तरल भाग यानी ब्लड प्लाज्मा द्वारा गुर्दे तक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, कह रहा है कि मोस्ट टॉक्सिक एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट, सबसे विषैला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अमोनिया। ठीक है, नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थों में अमोनिया सबसे अधिक टॉक्सिक होता है और इसे शरीर से बाहर निकालने के लिए अत्यधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अम्लीय जीव मुख्य रूप से इसका अम्लीय जीव नहीं दोस्तों, जलीय जीव मुख्य रूप से इसका उत्सर्जन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है कि विलियम हार्वे इज नोन फॉर डिस्कवरी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ, विलियम हार्वे किसकी शरीर क्रिया विज्ञान की खोज के लिए जाने जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्लड सर्कुलेशन। ब्रिटिश चिकित्सक विलियम हार्वे ने सन 1628 में, कब दोस्तों? 1628 में मानव शरीर में ब्लड सर्कुलेटन सिस्टम की पूरी कार्यप्रणाली की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 21, कह कि आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, यानी कि धमनियाँ ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, शरीर की सभी धमनियों शुद्ध रक्त का वहन करती हैं, लेकिन एक पल्मोनरी आर्टरी है यानी कि फुफ्फुसीय धमनी एकमात्र ऐसी धमनी है जो दाहिने निलय से अशुद्ध रक्त को शुद्ध होने के लिए फेफड़ों तक ले जाती है। एक सेक्शन में है। क्वेश्चन नंबर 22, करेक्ट हार्ट इज कवर्ड बाय, हृदय किससे ढका होता है? तो हृदय जो है वो पेरिटोनियम से ढका होता है, नहीं सॉरी, इसमें पेरिकार्डियम से। ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट होगा। हृदय एक दोहरी झिल्ली वाली थैली से घिरा और सुरक्षित रहता है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। इसके बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड भी होता है जो घर्षण को कम करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 23, करा है कि ड्यूरेशन ऑफ एक कार्डियक साइकिल इज अबाउट, एक कार्डियक चक्र की अवधि लगभग कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.8 सेकेंड। हृदय की एक धड़कन यानी कि पूरी धड़कन
एक बार सिकुड़ना और फैलना को कार्डियक साइकिल कहते हैं। यदि हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है तो एक चक्र का समय 60/72, 1 मिनट में 60 सेकेंड और 72 बार धड़क रहा है तो इसका हो जाएगा 0.8 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 24 करा कि ईसीजी रिकॉर्ड, ईसीजी क्या रिकॉर्ड करता है? तो जो ईसीजी होता है प्यारे विद्यार्थियों वो पोटेंशियल डिफरेंस रिकॉर्ड करता है। ईसीजी का फुल फॉर्म याद रख लेंगे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। जो हार्ट साइकिल होता है उसके दौरान हृदय की पेशियों द्वारा उत्पन्न विद्युत परिवर्तनों या विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को ग्राफ के रूप में रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 25 करें कि नेफ्रॉन आर फाउंड इन, नेफ्रॉन कहाँ पाए जाते हैं? तो जो नेफ्रॉन होते हैं वो कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला बोथ, यानी कि किडनी के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, बाहरी कॉर्टेक्स और आंतरिक मेडुला। नेफ्रॉन का वुमेन कैप्सूल और पीसीटी या डीसीटी भाग कॉर्टेक्स में होता है, जबकि हेनले का लूप मेडुला भाग तक फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 26 करा कि येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, मूत्र का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यूरोक्रोम। हीमोग्लोबिन के टूटने और नष्ट होने से यकृत में बिलीरुबिन बनता है जो बाद में यूरोक्रोम पिगमेंट में बदल जाता है, इसी कारण मूत्र का रंग हल्का पीला हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27 मोस्ट ऑफ द CO2 ट्रांसपोर्टेड इन द ब्लड इज इन द फॉर्म ऑफ, यानी कि रक्त में अधिकांश CO2 किस रूप में परिवहित होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा दोस्तों सी, यानी कि बाइकार्बोनेट आयंस। रक्त में उत्पादित कुल कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 70% भाग आरबीसी और प्लाज्मा में रासायनिक क्रिया द्वारा बाइकार्बोनेट आयनों यानी कि HCO3- के रूप में फेफड़ों तक पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि 1 ग्राम हीमोग्लोबिन इन ब्लड इज एबल टू कैरी, रक्त में 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन वहन कर सकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 1.34 ml O2। पूरी तरह से संतृप्त होने पर 1 ग्राम हीमोग्लोबिन लगभग 1.34 ml ऑक्सीजन गैस को बांधकर शरीर के ऊतकों तक ले जाने की क्षमता रखता है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बोहर इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ, बोहर प्रभाव किसका प्रभाव है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, CO2 एंड हीमोग्लोबिन। बोहर प्रभाव यह दर्शाता है कि रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता या अम्लता बढ़ने से हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि बोहर इफेक्ट इज ऑपरेटिव इन द, बोहर प्रभाव कहाँ कार्य करता है? तो कार्य करता है टिश्यू में। कहाँ करता है? टिश्यू में, यानी कि शरीर के ऊतकों में कोशिकीय शोषण के कारण CO2 का स्तर बहुत अधिक होता है। यहाँ बोहर प्रभाव के कारण हीमोग्लोबिन आसानी से ऑक्सीजन को मुक्त कर देता है ताकि कोशिकाएं इसका उपयोग कर सके। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 करा कि यूरिया फॉर्मेशन अकर्स इन, यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है प्यारे विद्यार्थियों वो कहाँ होता है? इसका जो होता है वो लीवर में होता है। कहाँ होता है प्यारे विद्यार्थियों? लीवर में। शरीर में अत्यधिक अमोनिया को कम विषैले यूरिया में बदलने का कार्य यकृत यानी कि लीवर में होता है। इस चक्र को आर्निथिन चक्र या यूरिया चक्र कहते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे प्यारे विद्यार्थियों, किडनी से केवल छानकर बाहर निकालती है, बनाती नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 करें कि विच इज इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग, रक्त के थक्के जमने में कौन सा या कौन भाग लेता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, फिब्रिन, ठीक है। चोट लगने पर प्लाज्मा में मौजूद फाइब्रिनोजिन प्रोटीन फाइब्रिन के अघुलनशील धागों में बदल जाता है। यह धागा एक जाल बनाता है जिसमें रक्त कोशिकाएं फंस जाती है और थक्का बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है प्यारे विद्यार्थियों की द कैटायन रिक्वायर्ड फॉर कोआगुलेशन ऑफ ब्लड इज, रक्त के जमाव के लिए आवश्यक धनायन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कैल्शियम, ठीक है। कैल्शियम आयन यानी कि Ca2+ रक्त का थक्का जमने के लिए या जमने के चक्र यानी कि क्लॉटिंग कैस्केड के में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 4 के रूप में कार्य करते हैं। इनके बिना रक्त थक्का जमने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन कंटेंट ऑफ ए हेल्दी एडल्ट मैन पर 100 या 100 ml ब्लड इज, स्वस्थ वयस्क पुरुष में प्रति 100 ml रक्त में सामान्य हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? प्यारे विद्यार्थियों आपको बताना है, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 से 16 ग्राम। एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में हीमोग्लोबिन की सामान्य मात्रा लगभग 14 से 16 ग्राम प्रति 100 ml रक्त होती है, यानी कि 100 ml यदि ब्लड है तो उसमें 14 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए, जबकि महिलाओं में यह थोड़ी सी कम होती है, 12 से 14 ग्राम होती है प्रति 100 ml में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 करा कि द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इन ब्लड वेसल्स इज कॉल्ड, यानी कि रक्त वाहिकाओं में रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया कहलाती है। तो क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी, यानी कि थ्रोम्बोसिस, ठीक है। जब किसी जीवित व्यक्ति की रक्त वाहिकाओं के अंदर असामान्य रूप से रक्त का थक्का जम जाता है जिसमें रक्त प्रवाह रुक जाता है तो इस अवस्था को थ्रोम्बोसिस कहते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि विच वन प्रिवेंट्स ब्लड क्लॉटिंग, कौन सा या कौन रक्त का थक्का बनने से रोकता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, हिपेरिन। ठीक है, हिपेरिन एक प्राकृतिक एंटी कोआगुलेंट है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त वाहिकाओं में रक्त को जमने से रोक देता है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम, यानी कि रक्त आधान किसमें संभव नहीं है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, AB टू O। ठीक है, यानी कि ओ रक्त समूह वाले व्यक्ति को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, लेकिन उनके प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी होती है, इसलिए वे केवल ओ ग्रुप का ही रक्त ले सकते हैं, AB का नहीं। ठीक है, यानी कि AB से O में ब्लड को डोनेट नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि नंबर ऑफ RBC पर CMM इज हेल्दी फीमेल सीज, यानी कि स्वस्थ महिलाओं में प्रति घन मिमी RBC की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 4.5 से 5 मिलियन तक। ठीक है, जो पुरुषों की तुलना में थोड़ी कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 कहा है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इन ह्यूमन किडनी इन इज अबाउट, मानव गुर्दे में नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर लगभग कितना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 mmHg। ग्लोमेरुलस या ग्लोमेरुलस में रक्त को छानने के लिए नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर यानी कि NFP जिम्मेदार होता है। इसकी गणना हाइड्रोस्टेटिक दबाव और ऑस्मोटिक दबाव के अंतर से की जाती है, जो लगभग 10 mmHg से 15 mmHg तक आता है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि पेस मेकर कॉजेज, पेस मेकर किसका कारण बनता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, हार्ट बीट। ठीक है, पेस मेकर यानी कि SA नोड हृदय की पेशियों को नियमित रूप से संकुचित होने के लिए प्रेरित करता है, जिससे हृदय की धड़कन का नियंत्रण और संचालन होता रहता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ब्लड बैंक ऑफ द बॉडी, शरीर का ब्लड बैंक कौन सा अंग कहलाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्प्लीन। ठीक है, स्प्लीन आपातकालीन स्थिति यानी कि इमरजेंसी के लिए बड़ी मात्रा में रक्त और RBC को अपने अंदर आरक्षित रख सकता है, इसलिए इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन RBC इज अबाउट, मानव RBC का जीवन काल लगभग कितना होता है। तो 120 दिन का होता है। कितना होता है दोस्तों, 120 दिन का, यानी कि 4 मंथ्स का। ठीक है, इसे आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, याद हो सकता है दिन में भी दे दे, मंथ में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 43 ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, रक्त समूह की खोज किसने की। तो सब लोग जानते होंगे, कार्ल लैंडस्टीनर ने। और पूछ दिया जाए कब किया था, तो याद रखेंगे 1900 से 1901 के बीच में। ठीक है, और किसका किसका खोज हुआ था, A, B और O। ठीक है, और इसके लिए उन्हें पुरस्कार भी मिला था प्यारे विद्यार्थियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज फाउंड इन, ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ पाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पल्मोनरी वेन में। सामान्यतः सभी शिराएं अशुद्ध रक्त ले जाती हैं, लेकिन फुफ्फुसीय शिरा अपवाद है, या फेफड़ों से शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त लेकर हृदय के बाएं भाग में आती है। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स वुड हैव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिकाओं में डीऑक्सीजनेटेड रक्त होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन इसमें सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, हिपैटिक वेन। ठीक है, यानी कि हिपैटिक वेन जिसे यकृत शिरा कहा जाता है, यकृत से अशुद्ध या डीऑक्सीजनेटेड रक्त को लेकर वापस मुख्य शिरा या महाशिरा में डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि प्लाज्मा प्रोटीन दैट कंट्रोल ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज, रक्त का परासरण दाब नियंत्रित करने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन यकृत द्वारा निर्मित सबसे प्रचुर प्लाज्मा प्रोटीन है। यह रक्त वाहिकाओं के अंदर पानी को रोके रखने के लिए आवश्यक ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखता है। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है। तो नेफ्रॉन है। क्या है, नेफ्रॉन। प्रत्येक गुर्दे में लगभग 10 लाख सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। यही रक्त की सफाई और यूरिन फॉर्मेशन का मुख्य कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है कि लेफ्ट आर्टरियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम, बायां अलिंद ऑक्सीजन युक्त रक्त कहाँ से प्राप्त करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन, इसमें ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, लंग्स। ठीक है, यानी कि लंग्स में गैसों के आदान प्रदान के बाद शुद्ध हुआ रक्त सीधे हृदय के बाएं अलिंद में प्रवेश करता है, लेफ्ट आर्टरियम में। क्वेश्चन नंबर 49 द सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमन RBC, मानव RBC के सतही क्षेत्रफल कितना होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 135 माइक्रोन स्क्वायर। ठीक है, एक सामान्य मानव लाल रक्त कोशिका का बाइकॉन्केव आकार होता है, जिसके कारण इसकी कुल सतही क्षेत्रफल लगभग 135 से 140 माइक्रोन स्क्वायर होता है। आकार गैसों के तेजी से विसरण में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 50 क्रैक द ब्लड सेल प्राइमरीली इन्वॉल्व इन इम्यून एक्शन आर, प्रतिरक्षा क्रिया मुख्य रूप से भाग लेने वाली रक्त कोशिकाएं कौन सी है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट। ठीक है, कौन है, लिम्फोसाइट।
श्वेत रक्त कोशिका यानी कि WBC का एक प्रकार है जो शरीर में एंटीबॉडी बनाने और बाहरी बैक्टीरिया या वायरस से लड़कर हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 51 करा है कि द प्लाज्मा प्रोटीन विच कैरीज आयरन इज, यानी कि लौह वहन करने वाला प्लाज्मा प्रोटीन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ट्रांसफेरिन। ठीक है, ट्रांसफेरिन जो है रक्त प्लाज्मा में पाया जाने वाला एक विशिष्ट ग्लाइकोप्रोटीन है जो शरीर में आयरन यानी कि लोहे को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप से पहुंचाने का हेल्प करता है। क्वेश्चन नंबर 52 करा कि द ब्लड सेल विच कैन मूव अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड आर, यानी कि वे रक्त कोशिकाएं जो रक्त प्रवाह के विपरीत चल सकती हैं कौन सी हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, WBC। ठीक है, WBC में अमीबा की तरह बदलने और रेंगने की क्षमता होती है। इसके कारण ये रक्त वाहिकाओं की दीवारों से बाहर निकलकर संक्रमण वाली जगह पर प्रवाह के विपरीत दिशा में भी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 53 करा कि ये विटामिन इसेंशियल फॉर RBC फॉर्मेशन इज, RBC निर्माण के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि विटामिन B12, फोलिक एसिड एंड पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 जिसको साइनो कोबालामीन और फोलिक एसिड यानी कि बोन मैरो में लाल रक्त कोशिकाओं के परिपक्वता और DNA संश्लेषण के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 कह कि एंटीबॉडी फार्मिंग सेल ऑफ ब्लड आर, रक्त में एंटीबॉडी बनाने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट विशेषकर बी लिम्फोसाइट्स प्लाज्मा कोशिकाओं में बदलकर विशिष्ट रोगजनकों के खिलाफ सूचनात्मक प्रोटीन यानी एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है। क्वेश्चन नंबर 55 इन एन एडल्ट मैन ऑफ 70 kg द होल ब्लड वैल्यू इज अबाउट, 70 किलोग्राम के वयस्क पुरुष में कुल रक्त की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 5.5 लीटर। यानी कि सामान्यतः मानव शरीर में कुल वजन का लगभग 7 से 8% भाग रक्त होता है। इस प्रकार एक 70 किलो के स्वस्थ पुरुष में लगभग 5 से 5.5 लीटर जो होता है रक्त मौजूद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 करा कि द एवरेज नंबर ऑफ RBC पर क्यूबिक mm इन द बॉडी ऑफ एन एडल्ट मैन इज, वयस्क पुरुष के शरीर में प्रति घन मीटर या मिलीमीटर, ठीक है, RBC की औसत संख्या कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 52 लाख। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि मिनरल नीडेड फॉर द सिंथेसिस ऑफ HB इज, हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज कौन सा है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, आयरन है। क्या है? आयरन। हीमोग्लोबिन के केंद्र में हीम समूह होता है जिसमें आयरन पाया जाता है। आयरन की कमी होने पर हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता है और एनीमिया यानी कि खून की कमी रोग एक प्रकार का हो जाता है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 58 इन मैन द स्ट्रोक वॉल्यूम ऑफ हार्ट इज, मनुष्य में हृदय का स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 70 ml। ठीक है, प्रत्येक धड़कन के दौरान हृदय के बाएं नीले द्वारा बाहर पंप किए गए रक्त की मात्रा को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं जो एक बार में लगभग 70 ml होता है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि शेप ऑफ न्यूक्लियस इन ए WBC के नाभिक का आकार कैसा होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इरेगुलर। RBC के विपरीत WBC में नाभिक पाया जाता है और विभिन्न प्रकार के WBC जैसे न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट में नाभिक अलग अलग लोब्स या इरेगुलर आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन डिस्ट्रॉयड ईच डे इज नियरली, प्रतिदिन नष्ट होने वाली हीमोग्लोबिन की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 4 ग्राम। चूँकि RBC का जीवन काल 120 दिन होता है इसलिए हर रोज़ पुरानी कोशिका नष्ट होती है। एक स्वस्थ शरीर में प्रतिदिन लगभग 4 से 6 हीमोग्लोबिन टूटकर पीत रंजक यानी कि बाइल पिगमेंट में बदल जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द थिकेस्ट वॉल, यानी कि निम्न में से किसकी दीवार सबसे मोटी होती है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरे शरीर के अंगों जैसे पैर से सिर तक में उच्च दाब पर रक्त पंप करना होता है, इसलिए इसकी पेशी दीवार चारों कक्षों में सबसे मोटी और मजबूत भी होती है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि किडनी स्टोन आर फॉर्म ड्यू टू, किडनी स्टोन किसके कारण बनते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, यानी कि क्रिस्टलाइजेशन ऑफ ऑक्जालेट्स। ठीक है, जब मूत्र में कैल्शियम और ऑक्सालेट जैसे लवणों की सांद्रता बहुत बढ़ जाती है तो वे आपस में जुड़कर क्रिस्टल बना लेते हैं, इसी को कैल्शियम ऑक्जालेट स्टोन यानी कि किडनी की पथरी भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन मैमल्स अकर इन, स्तनधारियों में जल का अधिकतम अवशोषण कहाँ होता है? तो होता है कहाँ पे? तो होता है किडनी में। कहाँ पे दोस्तों? किडनी में। ठीक है, शरीर में जल संतुलन बनाए रखने के लिए नेफ्रॉन नलिकाओं विशेष रूप से PCT और कलेक्टिंग डक्ट द्वारा छने हुए द्रव में से 99% से अधिक जल का पुनः अवशोषण, ठीक है, किडनी के भीतर कर लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर
64 वॉल्यूम ऑफ यूरिन इज रेगुलेटेड बाय, मूत्र की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, एल्डोस्टेरोन और एडीएच के द्वारा। ठीक है, एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। किडनी की नलिकाओं को पानी सोखने का निर्देश देता है और एल्डोस्टेरोन सोडियम और पानी के संतुलन को नियंत्रित करता है। ये दोनों मिलकर मूत्र की मात्रा को तय करते हैं। ठीक है, आई होप को वीडियो पसंद आ रही होगी प्यारे विद्यार्थियों। कह कि री एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन ट्यूब्यूल इज कंट्रोल्ड बाय, नलिकाओं में जल का पुनः अवशोषण किसके द्वारा नियंत्रित होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, वेसोप्रेसिन। ठीक है, वेसोप्रेसिन को ही एडीएच यानी कि एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहा जाता है। यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और किडनी की नलिकाओं में पानी के पुनः अवशोषण को बढ़ाकर यूरिन को गाढ़ा करता है। क्वेश्चन नंबर 66 करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स रिसीव ओनली ऑक्सीजनेटेड ब्लड, निम्न में से कौन सा अंग केवल ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्प्लीन। फेफड़े, यकृत और गुर्दे में अशुद्ध या दोहरा रक्त प्रभाव जैसे पोर्टल सिस्टम आता है, लेकिन स्प्लीन में केवल स्प्लेनिक धमनी द्वारा शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त ही प्रवेश कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 67 करा कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट शो एरोबिक रेस्पिरेशन, निम्न में से कौन सी कोशिकाएं वायवीय श्वसन नहीं करती हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, रेड ब्लड सेल। ठीक है, परिपक्व मानव लाल रक्त कोशिका यानी कि आरबीसी में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के बिना ऑक्सीजन बेस्ड श्वसन संभव नहीं है, इसलिए आरबीसी ऊर्जा के लिए केवल अनएरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि अवायवीय श्वसन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि इन एडल्ट आरबीसी आर प्रोडक्शन इन, वयस्कों में आरबीसी कहाँ बनते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इंड्स ऑफ लॉन्ग बोन्स, यानी कि वयस्कों में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण मुख्य रूप से लंबी हड्डियों जैसे फीमर के सिरों पर मौजूद लाल अस्थिमज्जा यानी कि रेड बैन बोन मैरो में होता है। क्वेश्चन नंबर 69 कह रहा है कि टिश्यू नेम्ड रेड एंड व्हाइट पल्प आर फाउंड इन, रेड और व्हाइट पल्प नामक उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्प्लीन में। ठीक है, स्प्लीन की आंतरिक संरचना दो भागों में बटी होती है, रेड पल्प जो पुरानी आरबीसी को छानता है और व्हाइट पल्प जिसमें लिम्फोसाइट होते हैं और यह इम्यून सिस्टम का कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 70 करा कि क्लोराइड शिफ्ट इज इसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट, यानी कि क्लोराइड शिफ्ट किसके परिवहन के लिए आवश्यक होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों, CO2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वेस्ट प्रोडक्ट एक्सक्रिएटेड बाय किडनी, निम्न में से कौन सा अपशिष्ट पदार्थ गुर्दों द्वारा उत्सर्जित किया जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरिया। किडनी का मुख्य कार्य रक्त में मौजूद नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थों विशेष रूप से यूरिया को छानकर मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 72 कि वेयर आर लूप्स ऑफ हेनले फाउंड, यानी कि हेनले के लूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं मेड्यूला में। कहाँ दोस्तों? मेड्यूला में। नेफ्रॉन का वह हिस्सा जो अंग्रेजी के यू शेप जैसा होता है उसे हेनले का लूप कहते हैं। यह मुख्य रूप से वृक्क के अंदरूनी हिस्से यानी मेड्यूला भाग में धंसा रहता है। क्वेश्चन नंबर 73 करा कि विच वाल्व प्रिवेंट्स द ब्लैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू लेफ्ट एंट्रियम, कौन सा वाल्व बाएं नीले से बाएं आलिन में रक्त के वापस जाने को रोकता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, मिट्रल वाल्व या माइट्रल वाल्व। हृदय के बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच में दो पल्लों वाला एक कपाट होता है जिसे द्विपर्दी कपाट या बाइक स्पीड वाल्व या माइट्रल वाल्व कहते हैं। ये रक्त को केवल एक दिशा में जाने देता है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि विच ब्लड कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉट फॉर्मेशन, रक्त का कौन सा घटक थक्का जमाने या थक्का बनने के लिए उत्तरदायी होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक, सबको पता होगा प्लेटलेट्स चोट लगने वाली जगह पर तुरंत जमा होकर एक प्लग बनाती है और थक्का जमाने वाले रसायनों को मुक्त करती है जिससे ब्लीडिंग रुक जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 द राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर देन द लेफ्ट किडनी बिकॉज, दायां गुर्दा बाएं गुर्दे से थोड़ा नीचे क्यों होता है? इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय लीवर, यानी कि उदर गुहा यानी कि एब्डोमिनल कैविटी में दाहिनी ओर शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग लीवर स्थित होता है। यकृत द्वारा काफ़ी स्थान घेर लिए जाने के कारण दाहिनी किडनी बाईं किडनी की तुलना में थोड़े नीचे खिसक जाती है। क्वेश्चन नंबर 76 और आज की इस यूनिट का ये अंतिम क्वेश्चन है, वेयर डज यूरिया साइकिल अकर, यानी कि यूरिया चक्र का या यूरिया जो साइकिल है कहाँ होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, लीवर सेल्स में। ठीक है, हानिकारक अमोनिया गैस को कम हानिकारक पदार्थ यूरिया में बदलने की पूरी जैव रासायनिक क्रिया यानी कि क्रेब्स हैंसलाइड साइकिल केवल यकृत कोशिकाओं यानी कि हेपेटोसिस्ट के अंदर ही पूरी होती है। आई होप कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप अच्छे से इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे दोस्तों और आप अपना एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे टॉप O75 MCQ जो आपके BSc सेकेंड सेमेस्टर जूलॉजी यूनिट 6 का गेम बदलने वाले हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अब इस यूनिट से आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर आज की क्लास दमदार लगी हो तो दिल से लगा लो कि हाँ सर ने मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना
अपने पूरे कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में इसे शेयर कर दो ताकि आपके दोस्तों का भी भला हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बाकी यूनिट्स के धमाके भी इसी चैनल पर आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और सभी लोग आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाकर सभी लोग टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी वहाँ पे फास्ट अपडेट दिया जाता है या किसी प्रकार कोई भी सूचना वहाँ पे फास्ट दिया जाता है। ठीक है, और 50 लाइक जैसे इस पर टारगेट कंप्लीट होगा तो आपको यूनिट 7 का वीडियो प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मचाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।